Good morning. Good morning to everybody. चलिए, तो शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारा एक मोड होने वाला है इस पर्टिकुलर पूरी जो है वो डिस्कशन के अंदर, दैट विल बी दैट आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में समझा दूंगा वाइल डिस्कसिंग। देन आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, द टाइम विल बी अलॉटेड टू यू। जैसे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको तकरीबन 7 मिनट दिए जाएंगे इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। अगर बीच में कोई डाउट आता है, डिस्कशन के अंदर कोई डाउट आता है, तो एंथ्रोशाला डिस्कशन ग्रुप है, इसके अंदर आप अपना डाउट जो है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट? ओके, रोज सुबह ये क्लास जो है वो हुआ करेगी। अगर कोई चेंज आता है टाइमिंग के अंदर तो मैं आपको अगेन डिस्कशन ग्रुप के अंदर नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है। ओके, चलिए, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। सोसाइटी एंड कल्चर। देखो, पहली बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट व्हाट डज दिस एंड मीन्स। ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन जो निकलता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो इंटरप्रिटेशन निकलता है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, सोसाइटी और कल्चर के अंदर रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है दोनों में। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पहले सोसाइटी को बता दो कि सोसाइटी क्या चीज़ है, फिर उसके बाद जो है वो कल्चर को बता दो, फिर कंक्लूड कर दो। रिलेशनशिप कहाँ गया? बहुत सारे बच्चों का ये एक दिक्कत होती है कि वो एंड का मतलब बहुत ही लिटरल सेंस के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म एंड फ्रांस बोआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निकलता है कि हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म जो कि फ्रांस बोआ ने दिया था उसको समझाओ। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था दैट मैरिज रेगुलेशंस एंड लेवी स्ट्रॉस। तो लेवी स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी के हिसाब से मैरिज रेगुलेशंस किस तरह से होती हैं, किस तरह से उसका डिवीजन होता है, वो आपको समझाना था। तो ये इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस होते हैं। सोसाइटी एंड कल्चर यानी कि संबंध बताओ सोसाइटी और कल्चर के अंदर, रिलेशनशिप बताओ। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको सोसाइटी और कल्चर के अंदर क्या रिलेशन है उसको समझाना है, दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं उसको समझाना है। ये क्वेश्चन का मेजर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो यू कैन इंट्रोड्यूस बाय टेलिंग द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज है, इन द इंट्रोडक्शन पार्ट यू विल स्टार्ट बाय राइटिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि सवाल से आपने क्या समझा है, उस चीज को लिखते हुए आप जो है वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट? ओके, इफ एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क इन द डिस्कशन ग्रुप। इसके अंदर आप पूछ सकते हैं।
ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। चलिए, सॉल्व द क्वेश्चन। इसको लिखिए, पेन कॉपी उठाइए, इसको लिखिए। ओके, चलिए, और अपना टाइमर लगा लीजिए। 7 मिनट बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आऊँगा और इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ओके, एंड खाली नहीं बैठना है, प्लीज राइट समथिंग डाउन, लिखो बैठ के। ओके, चलिए, स्क्रीन वॉज कंप्लीटली ब्लैंक, नाउ आई थिंक आई एम विजिबल, आई कैन बी सीन। ओके, चलिए, टाइम्स अप। विल डिस्कस द क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज स्टॉप राइटिंग। सबसे पहले विल ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म दैट हाउ टू स्ट्रक्चराइज दिस आंसर। ठीक है, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? भाई, सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर करते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को एक बार हम देखते हैं। तो इन इंट्रोडक्शन पहले हमें क्रक्स बताना है, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। ठीक है, तो सिंपल से सिंपल हम जो इंट्रोडक्शन कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि सोसाइटी और कल्चर दोनों चीज़ें ह्यूमन लाइफ के लिए इंटरट्वाइंड रही हैं, दोनों चीज़ें ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रही हैं। सोसाइटी अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो कल्चर एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो कि उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को किस तरह से उनको बिहेव करना है, किस तरह से उनको जो है वो गवर्न करना है, ये समझाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बॉडी सेक्शन आ जाता है। बॉडी सेक्शन के अंदर पहले आप दोनों में रिलेशनशिप लिखोगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप या फिर दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, फिर उसके बाद अगर कोई डिफरेंस, जैसे रेड क्लिफ ब्राउन ने डिफरेंस बताया है, तो वो डिफरेंसेस के बारे में लिखोगे। रिलेशनशिप के बाद जब आप एंडिंग करते हो तो एब्रप्ट एंडिंग नहीं करना है, राइट अ केस स्टडी। ठीक है, किस तरह से केस स्टडी हम प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उनको उस चीज़ को प्लेस करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब डिफरेंस आप लिखोगे, अगेन ट्राई टू राइट अ केस स्टडी। ठीक है, देन जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी टिपिकल बॉडी स्ट्रक्चर दैट यू कैन राइट। ठीक है, जब भी आप किसी आंसर को लिखते हो तो पहले उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रेनस्टॉर्म किया करो। इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा वही चीज लिखनी है जो कि सवाल का क्रक्स हो। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर आपको जो उस सवाल में पूछा गया है या फिर जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्रक्स किया है उसी चीज को खोल देना है। ठीक है, फिर जो है वो आपको कंक्लूड कर देना है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? चलो, अब हम सैंपल जो आपका सिनॉप्सिस है उसको डिस्कस करते हैं। दैट सोसाइटी एंड कल्चर दे आर इंटरट्वाइंड एंड interdependent concepts representing two fundamental aspects of human life. सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जहां जो कि एक टेरिटरी के अंदर रहते हैं और जिनके सोशल रिलेशनशिप्स हैं। कल्चर ऑन द अदर हैंड उनके शेयर्ड बिलीफ, वैल्यूज, नॉर्म, सिंबल, प्रैक्टिसेस, इन सारी चीज़ों को जो है वो डिनोट करती है।
ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर दोनों चीजें बता दी कि सोसाइटी और कल्चर एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड है, और फिर आपने अगले ही सेंटेंस के अंदर ये बता दिया कि एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरट्वाइंड है। ठीक है। फिर उसके बाद आप रिलेशनशिप बता देते हो बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर। अगेन रिलेशनशिप्स दे आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यहां से आपकी मैच्योरिटी का पता चलता है कि वाक्य में ही आपने कुछ ना कुछ चीजें को पढ़ रखा है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एमाइल डर्काइम। एमाइल डर्काइम कहते हैं कि आपके पास जो सोसाइटी है वो सोशल सोशल स्टेबिलिटी के लिए काम करती है, अपने आप को स्टेबल रखती है। और कल्चर जो है वो अगेन इट इज़ द गाइडेंस बिहेवियर, जो कि अगेन सोशल सॉलिडरिटी या फिर सोशल स्टेबिलिटी, सोशल ऑर्डर के लिए काम करता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्काइम दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटी है कि सोसाइटी और कल्चर दोनों इंसानी जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी बना के रखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगली बारी आती है ब्रॉन्सा मलिनोस्की की। ब्रॉन्सा मलिनोस्की कहते हैं कि कल्चर और सोसाइटी दोनों जो साइकोलॉजिकल या फिर सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं ह्यूमंस की, उसकी पूर्ति करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्लिफर्ड गीट्स आ जाते हैं। क्लिफर्ड गीट्स कहते हैं दैट जो आपके पास सोसाइटी का सिंबॉलिक एस्पेक्ट है उसको जो है वो हम कल्चर कहते हैं। ठीक है। और कल्चर सोसाइटी के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर कोहेरेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। और सिमिलरली सोसाइटी जो है इसके अंदर जो इसके अंदर भी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस आ जाती हैं वो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर इंट्रैक्शंस बनाती हैं, आपकी ज़िंदगी को मॉडल देती हैं किस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए, और वो भी जो है वो कोहेरेंस बनाती है सोशल लाइफ में। ठीक है। गॉट द पॉइंट। सो इमाइल डर्काइम का मानना है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, या फिर दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटरट्वाइंड है, कनेक्टेड हैं। क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज भी चली जाए तो जो एक सोशल ऑर्डर है या फिर जो सोशल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं हो सकती। ब्रॉन्सा मलिनोस्की अगेन वो भी यही कहते हैं कि सोसाइटी और कल्चर दोनों सोशल नीड्स को फुलफिल करती हैं। ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज हट जाए तो आपकी जो सोसाइटी सोशल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, वो फुलफिल नहीं होने वाली हैं। सिमिलरली क्लिफर्ड गीट्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको अपनी सोशल लाइफ के अंदर कोहेरेंस चाहिए, जिंदगी कैसे जीनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता करनी है। सो इवेंचुअली यू नीड सॉरी सो इवेंचुअली यू नीड बोथ सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है वो केस स्टडी जो है वो डिस्कस कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल मार्गरेट मीड्स रिसर्च ऑन पीब्लो इंडियंस। ठीक है। अब देखो मार्गरेट मीड ने ये रिसर्च जो है वो सोसाइटी और कल्चर के रिलेशनशिप को बताने के लिए नहीं की थी। मार्गरेट मीड का बहुत सिंपल सा पर्सपेक्टिव था कि वो रिसर्च जो है किस तरह से कल्चर आपका बिहेवियर बनाती है उस चीज़ के ऊपर उन्होंने की थी। बट इसी रिसर्च को हम यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए, क्योंकि मार्गरेट मीड ने जो काचिना रिचुअल्स हैं, ठीक है, प्यूब्लो इंडियंस के, उनको डिस्कस किया था किस तरह से वो ह्यूमन बिहेवियर को बनाते हैं, किस तरह से लोगों के बीच में कोहेरेंस वो लेके आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्यूब्लो इंडियंस के अंदर किस तरह से जो आपके पास एक सोशल स्ट्रक्चर बनती है विद द हेल्प ऑफ कल्चर, वो भी मार्गरेट मीड दिखाती हैं। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आई हैव जस्ट रिटन अ केस स्टडी। अब ये जो केस स्टडी है ये बेसिकली जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उनको सब्सटेंशिएट कर रही है। ठीक है। गॉट द पॉइंट। सो इससे क्या होता है कि एक बार जो एक सब पार्ट है उसको क्लोजर मिल जाता है।
फिर उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, वाइल सोसाइटी एंड कल्चर दे आर डीपली इंटरकनेक्टेड, ठीक है, बट स्टिल दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ द लाइफ। जैसे ए आर रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं दैट सोसाइटी एंड कल्चर बोथ ऑफ देम दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और वो डिफरेंस को कुछ इस तरह से बताते हैं कि आपके पास जो है, जो सोशल एस्पेक्ट है, जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है सोसाइटी का, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है यानी कि आपका दूसरों के साथ कैसा संबंध है, आपकी जो परिवार है उसका दूसरे परिवारों के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पास सोसाइटी के अंदर आ जाती हैं। और रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं दैट कल्चर इन कंट्रास्ट टू दिस इट इज द शेयर्ड बिलीफ वैल्यूज प्रैक्टिसेस जो कि उस सोशल स्ट्रक्चर को कैटेगराइज करते हैं। सो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं दैट सोसाइटी इट इज समथिंग डिफरेंट, इसका कोई लेना देना ज्यादा कल्चर के साथ नहीं है, ठीक है, इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है कल्चर के साथ। सोसाइटी बेसिकली डील्स विद द सोशल बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स आपकी दूसरों के साथ कैसी रिश्तेदारी है, दूसरों अपने नेबर के साथ कैसे रिश्ता है आपका, ठीक है। ये आपकी सोसाइटी जो है ये आपकी रोजमर्रा की सोशल लाइफ के साथ डील करती है। ऑन दी अदर हैंड कल्चर, कल्चर हैज दी ओवर अराउंड ब्लू प्रिंट ऑफ योर लाइफ कि आपकी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए। जैसे आपकी वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए दैट यू शुड बी डिसिप्लिन, लेकिन क्या रोज समय से उठते हो आप लोग? आपकी वैल्यूज तो कहती हैं कि आपको वायलेंस नहीं करना है, तो क्या सबसे प्यार से बात करते हो आप? ऑब्वियसली नॉट। जो सोशल बॉन्ड्स हैं, ये सोशल लाइफ जो है, ये कई बार वैल्यूज से, ज़्यादातर वैल्यूज से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंट चली जाती है, ठीक है। तो रेड क्लिफ ब्राउन कहते हैं दैट कल्चर इट बिकम्स डिफरेंट एंड सोसाइटी इट इज़ डिफरेंट। सोसाइटी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, रोज़मर्रा की जो नीड्स हैं उसको पूरा करती है, जिसके अंदर ऑब्वियसली एंग्विश भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट कल्चर आपको एक आइडल वे ऑफ लाइफ बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद ईबी टायलर आ जाते हैं। ईबी टायलर कहते हैं दैट कल्चर इट इज़ द कम्प्लेक्स होल ऑफ नॉलेज बिलीफ आर्ट मॉरल लॉज कस्टम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोसाइटी एक ऐसा लॉन्चिंग पैड है जिससे लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं, लॉज सीखते हैं, मॉरल सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं, बिलीफ से सिस्टम सीखते हैं। अगेन उनका मानना है सोसाइटी इट इज़ समथिंग वेरी ऑर्गेनिक जिसके अंदर लोग रहते हैं, और कल्चर तो एक थॉट प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है, जो कि लोगों को बताता है कि उनके व्यूज क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, ओके। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आती हैं इरावती कारवे। इरावती कारवे प्रपोज दैट सोसाइटी एंड कल्चर वाइल इंटरकनेक्टेड दे रिप्रेजेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सोसाइटी ये स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स का होता है उसके साथ डील करता है, और कल्चर जो है वो बेसिकली जो आइडियाज़ हैं, नॉर्म्स हैं, सिंबल्स हैं, उनके साथ डील करता है, ठीक है। अगेन वही चीज़ है। भाई बात समझ में आ गई? तो पहले हमने रिलेशनशिप बताया दैट हाउ बोथ ऑफ देम दे आर सिमिलर टू ईच अदर। इमाइल डरकाइम कहते हैं वो सिमिलर हैं क्योंकि दोनों सोशल स्टेबिलिटी, सोशल ऑर्डर लेके आ रहे हैं। मरिनोस्की कहते हैं कि दोनों इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। क्लिफर्ड गीट्स कहते हैं कि दोनों सिमिलर हैं क्योंकि दोनों इंसान को ज़िंदगी जीने का मतलब समझाते हैं कि ज़िंदगी जीनी क्यों है, ठीक है, फिलोसफिकल टर्म से समझाते हैं। फिर उसके बाद हमने एक केस स्टडी लिख दी नुआर्स की, और नुआर्स की केस स्टडी को नुआर्स की केस स्टडी के साथ जो ऊपर वाले सारे पॉइंट्स हैं उनको सब्सटेंशिएट कर दिया, ठीक है। देन वी हैव कंक्लूडेड। बेसिकली कंक्लूजन का क्रक्स यही है कि दोनों जो हैं वो सोसाइटी और कल्चर दोनों चीज़ें मल्टी फेसेटेड हैं, ठीक है। तो आपके पास सोसाइटी अगर ह्यूमन इंटरेक्शंस बनाती है तो उन ह्यूमन इंटरेक्शंस का शेप कैसा होना चाहिए वो कल्चर ही निर्धारित करता है,
ठीक है, तो दोनों चीज़ें इनसेपरेटेबल हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो हमने कंक्लूड कर दिया। गॉट द पॉइंट? ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स। भाई समझ रहे हो बात को? पहले सोसाइटी को बता देना अलग अलग व्यू पॉइंट से, फिर उसके बाद कल्चर को बता देना, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ऐसे अगर लिखोगे तो मार्क्स बहुत कम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो कि आपको एग्जामिनर मार्क्स क्यों ही देगा अगर कुछ सही अच्छा बढ़िया जो है वो आपने लिखा ही नहीं है तो। ओके, चलिए। तो इस तरह से आपको जो है वो चीज़ों को लिखना है। गॉट द पॉइंट? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव रियली गॉट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो जो 10 मार्कर आंसर्स आपके होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर होलिस्टिक एनालिसिस आपका दिखना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर ऊपर से कुछ सुपरफिशियल लिख दिया। प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप बता रहे हो तो रिलेशनशिप मैंने अब 6 एंथ्रोपोलॉजिस्ट खड़े किए यहाँ पे, उनके पर्सपेक्टिव से रिलेशनशिप बताया। लेट लोन की आप केस स्टडी लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ दो इस चीज को। ठीक है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे ये सब्सटेंशिएट करके दिखा दिया कि हाँ कल्चर, दोनों कल्चर और सोसाइटी दोनों सिमिलर भी हैं, दोनों अलग थलग भी हैं। ठीक है, तो इस तरह का एनालिसिस जो है वो आपके आंसर्स के अंदर चाहिए होता है इफ यू वांट मार्क्स। ठीक है, अगर तो टाइम पास ही करना है तो फिर भाई आपकी मर्जी है, लेकिन अगर सच में नंबरों की चाहत है तो आपको इस तरह से चीज़ों को समझना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है भाई, सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? जल्दी से पूछ लो, आई एम वेटिंग फॉर यू। ग्रुप में पूछ लेना डाउट अगर किसी भी तरह का है। ठीक है, कुछ किसी को लग रहा हो कुछ खराबी है इसमें, गलती हुई है, या फिर उसको किसी तरह का जो है वो डाउट हो। क्यों पीडीएफ के पीछे भागते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कशन ग्रुप के अंदर ही आ जाएगी, यहाँ पे ही मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हुई तो मैं ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो टू आई एस अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर फ्री रिसोर्स सेक्शन होगा, एक बार डाउनलोड करके रख लो आप। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है या फिर तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। 10 लिमिट, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली जो मैंने सनॉप्सिस लिखे हैं इसमें वर्ड लिमिट जो है वो बहुत एक्सीडेड मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को इस तरह से लिख दो जैसे इमाइल डरकाइम को बहुत ही मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख देते हो दैट अकॉर्डिंग टू इमाइल डरकाइम। ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो दैट अकॉर्डिंग टू इमाइल डरकाइम बोथ सोसाइटी एंड कल्चर सर्व टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। ठीक है, फुल स्टॉप। अगला ब्रॉन्सा मलिनोस्की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सा मलिनोस्की बोथ सोसाइटी एंड कल्चर दे सर्व फॉर द बेसिक ह्यूमन नीड्स। ठीक है,
देन उसके बाद जो है वो आपके पास क्लिफर्ड गिट्स। अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड गिट्स, बोथ सोसाइटी एंड कल्चर गिव मीनिंग टू द ह्यूमन लाइफ एंड थस tells you about or tells the social beings about their existence। ठीक है, या फिर उनके जो सवाल होते हैं उनके जवाब देती है वो। फिर उसके बाद केस स्टडी लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। फिर उसके बाद अगला सेक्शन, ठीक है, डिफरेंस। तो डिफरेंस के अंदर समझ गए, तो डिफरेंस के अंदर रेड क्लिफ ब्राउन, रेड क्लिफ ब्राउन सेज दैट जो आपके पास सोसाइटी, इट इज द स्ट्रक्चरल और द रिलेशन पार्ट ऑफ द सोशल लाइफ। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कल्चर, इट इज द शेयर्ड वैल्यू बिलीफ सिस्टम दैट जनरली गवर्न्स दैट पार्ट। ओके, फिर उसके बाद इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को आपको इस तरह से समझाऊंगा कि टॉपिक समझ में आ जाए साथ के साथ। ओके, हाउ मैनी ऑफ यू हैव रियली रिटन द आंसर? कितने लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया पेन कॉपी उठाने का? भाई जिन्होंने ट्राई किया एक बार हाँ ना बोलो कुछ। ओके, सिर्फ अंकित ने? गलत बात है। अगर लिखोगे नहीं तो समझोगे नहीं। ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पीडीएफ वीडीएफ तो बहुत मिल जाएंगे आपको, वो तो मार्केट भरी पड़ी है। ओके, चलिए अब पेन कॉपी उठाइए, एटलीस्ट लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है, फ्लो बनता है इससे, थॉट्स का फ्लो आता है। ऊपर ऊपर से बोल बच्चन जितना मर्जी करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का जब तक लिखोगे नहीं, जब तक इवेल्युएशन नहीं होगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलो अगला आंसर लिखिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर जब ऐसा सवाल पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसका मतलब है कि आपको हर एक डायमेंशन जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की है वो खोलनी है। ठीक है, ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के क्या बेसिस हैं उसको समझाओगे। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होता है, यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो थ्योरीज हैं उनको समझाओगे। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कौन कौन से बेसिस के ऊपर होता है, जैसे कास्ट के ऊपर हो सकता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्लास के ऊपर हो सकता है, स्टेट के ऊपर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद थ्योरीज को समझाना जरूरी है कि वाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैपन्स। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है, उसके अंदर फंक्शनल थ्योरी आ जाती है, सिंबॉलिक थ्योरी आ जाती है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी आ जाती है। सो अलग अलग थ्योरीज हैं इसमें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो 7-8 थ्योरीज हैं वो सारी की सारी लिख दो, वो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड यू शुड एटलीस्ट राइट 2 और 3 बेसिस के अंदर भी, कम से कम क्लास और कास्ट तो लिखो ना। ठीक है, और डेफिनेशन। फिर उसके बाद ऊपर नीचे जो भी जो है वो आपका मन करता है, जैसा घूमने फिरने का, नाचने गाने का मन करता है वो गा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक आंसर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका कोर पार्ट, एक होती है उसकी पेरिफेरी। ठीक है,
कोर पार्ट के अंदर बेसिकली जो आपसे पूछा गया है, जो एग्जामिनर की बेसिक डिमांड है, वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन, बेसिस, थीम और थ्योरीज, ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं वो कोर पार्ट का हिस्सा है। बाकी ऊपर नीचे जैसे मर्जी गाना गाना है, जो नाचना गाना है, वो आप जो है दे आर द पार्ट ऑफ पेरीफेरी, ठीक है। हमेशा आंसर के अंदर कोर सेटिस्फाइड होना चाहिए, कोर पूरा अच्छे से लिखो, फिर उसके बाद बाकी आपकी मर्जी है, जो करना चाहते हो करो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं दे आर जस्ट चेरीज। ओके, चलिए, ठीक है। चलिए, आई विल रेस्ट फॉर 7 मिनट्स। आप लिखिए, पेन कॉपी उठाइए, ठीक है। और फिर जो है 7 मिनट बाद आई विल डिस्कस दी आंसर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, आई विल डिस्कस इट। ओके।
Shall we start with it? Okay. चलिए, ओ शुरू करते हैं इसको। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अगेन सीधा मैं सनॉप्सिस के ऊपर आता हूँ। तो पहले सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता दी, बहुत सिंपल तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द हायरार्चिकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इन अ सोसाइटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस एंड पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पावर एंड सोशल स्टेटस। ठीक है, सिंपल तरीके से इसको समझा दिया। फिर उसके बाद जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर सोशोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस हैं वो हमने लिख दी। मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह से आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चांसेस का, अपॉर्चुनिटीज़ का, गुड्स का, सोशल स्टेटस का सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आपके पास जब सोसाइटी को क्लासेस के ऊपर क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, तो इसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। एंड देन एमाइल डरकाइम कहते हैं दैट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तीनों अलग अलग परस्पेक्टिव से हमने डिफाइन जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को कर दिया। फिर उसके बाद बात आती है बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, पहला है क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन अगेन इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंग दी सोशोलॉजिकल सर्कल्स। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट सच एज कार्ल मार्क्स, वेबर और पेरी बोर्डो, इन लोगों ने जो है वो क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन को समझाया है। ठीक है, हमने बता दिया क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, और उसी के साथ बता दिया कि किन किन लोगों ने इस बेसिस को समझाया है, क्लैरिफाई किया है। ठीक है, फिर उसके बाद कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लुई डमो, एम एन श्रीनिवास, ऐसे लोगों ने जो है वो समझाया है। फिर उसके बाद रेस बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, फ्रांस बोआ, WEB डुबोइस, इसके ऊपर रेस बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि कैसे रेस के बेसिस के ऊपर लोगों का विभाजन किया जाता है। फिर उसके बाद जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन, शैरी ऑटनर हो गई, नैन्सी कॉर्ड जो है वो कूड्रो हो गई, आपके पास बटलर हो गई, जूडिथ बटलर हो गई। तो इन लोगों ने जो है वो आपके पास जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन को समझाया है जो कि समाज के अंदर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास एज बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन आ जाता है। मार्गरेट मीड अपनी समोन्स की स्टडी के अंदर एज बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन को समझाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपने स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस लिख दिया, कास्ट, क्लास, कास्ट, रेस, जेंडर, एज। ठीक है, सो ये मेजरली 5 जो हैं वो बेसिस होते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। क्लास एक बेसिस होती है जो कि रिसोर्सेज को एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक पोजीशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर, सारी चीज़ों का जब आप कल्मिनेशन कर लेते हो तो आपके पास एक क्लास जो है वो बन जाती है। और इन सारी चीज़ों का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन जो कि बर्थ के ऊपर होती है, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर होती है। रेस बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन जो कि आपके कलर के ऊपर, फेशियल फीचर्स के ऊपर होती है, बॉडीली फीचर्स के ऊपर होती है, दैट इज रेस बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। फिर उसके बाद जो है वो जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन जो कि आपके जेंडर के ऊपर होती है। ठीक है, जेंडर को देख के जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्न किया जाता है। फिर उसके बाद एज बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन जो कि एज को देख के आपके रिसोर्सेज, आपके रोल्स, आपके प्रिविलेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपके पास जो है एज बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, गॉट द पॉइंट, बात समझ में आ गई।
एज बेस को मार्गरेट मीड ने समझाया, ठीक है। जेंडर बेस को शैरी ऑटनर, नैन्सी कोड्रो, जूडिथ बटलर समझाती हैं। रेस को डुबोइस, फ्रांस बोआ, ये लोग समझाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है साथ के साथ आप इस चीज़ को लिखते गए कि क्या स्ट्रेटिफिकेशन है किस तरह की, उसी के साथ जो है वो आपने कौन से लोगों ने इस चीज़ को समझाया है उसको लिखते गए, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज, बेसिस हो गए, फिर हम थ्योरीज के ऊपर आते हैं। पहली है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी कहती है कि सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्ट्रेटिफिकेशन जरूरी है। इसको बनाने वाले लोग कौन थे? इमाइल डरकाइम, टेलकट पार्सन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो ये कहते हैं कि आपके पास जब इस तरह की आपके पास जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाती है, तो इवेंचुअली जो लोअर स्ट्रेटिफिकेशन के या फिर लोअर तबके के लोग होते हैं वो ऊपर वाले तबके में जाने के लिए काम करते हैं, रिवॉर्ड्स पाने के लिए काम करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर एक मोटिवेशन जो है वो बना रहता है, ठीक है। तो आपके पास जो है दिस इज द क्रक्स ऑफ द फंक्शनल थ्योरी, ठीक है। लोग वैल्यूज एक्वायर करते हैं, अच्छी वैल्यूज जो कि सोसाइटी के वर्किंग के लिए कंड्यूसिव होती हैं, उन वैल्यूज को एक्वायर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कार्ल मार्क्स, वेबर, बॉर्डो, कॉलिन, इसका क्रिटिसिज्म करते हैं और आर्गू करते हैं कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स को इस थ्योरी ने निगलेक्ट किया है, ठीक है। कि कैसे जन्म सिद्ध तरीके से कई लोगों को एडेड एडवांटेज मिल जाता है और कई लोग जन्म सिद्ध तरीके से बहुत पीछे रह जाते हैं। देन आपके पास कन्फ्लिक्ट थ्योरी आ जाती है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली ये कहती है दैट on the basis of certain means of production, on the basis of certain power factors, influence factors, लोगों को विभाजित किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास होगी बुर्जुआ क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, दूसरी जो है वो प्रोलिटेरियत क्लास हो गई, ठीक है। प्रोलिटेरियत क्लास जो कि एक्सप्लॉयटेशन झेल रही है और बुर्जुआ क्लास जो कि एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। सो दिस इज द कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कि कन्फ्लिक्ट को सब्सटेंशिएट करती है, दो अलग अलग क्लासेस के अंदर होता है। इसका क्रिटिसिज्म जो है वो टेलकट पार्सन करते हैं, वेबर जो है वो कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट मर्टन इस चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं, पैरी इस चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं, लेंस्की इस चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं। और ये कहते हैं लगभग सबका मानना जो है वो एक तरह का है दैट इस चीज़ ने, इस थ्योरी ने ओवर एम्फोसाइज किया है पावर स्ट्रगल के ऊपर। बहुत सारे लोग शेयर्ड जो वैल्यूज़ हैं वो शेयर करते हैं, उस शेयर्ड वैल्यूज़ को, कल्चरल कैपिटल के कंसेप्ट को, टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को इस थ्योरी ने नज़रअंदाज कर दिया है। फिर उसके बाद सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की थ्योरी आती है जो कि G.H. मीड, एवन गॉफमैन, ये लोग जो है वो देते हैं सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की थ्योरी ये कहती है कि आपके पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट बिकॉज इंडिविजुअल असाइन डिफरेंट मीनिंग्स टू द सोसाइटल पोजिशंस, ठीक है। एक्टिवली सीकिंग आउट एंड क्रिएटिंग द वेरियस रोल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये माइक मेरे पास लगा हुआ है, या फिर लेट से मेरी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं एक पोडियम के ऊपर खड़ा होता, ठीक है, और आप जो है वो बेंचेस के ऊपर नीचे बैठे होते। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कौन ऊपर है और कौन नीचे है? ऑब्वियसली मैं ऊपर हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं पोडियम के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। पोडियम सिंबलाइजेस दैट जो यहाँ पे खड़ा होगा ही विल बी अ नॉलेजेबल पर्सन, उसके पास एक नॉलेज होगा, ठीक है। तो आपने एक पल में, झटके में जो है वो उसको ऊपर बैठा दिया, ठीक है। वो जो कहेगा, अब जो मैं कहूँगा वो जो है वो सत्य होने वाला है, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं वो नीचे रह गए। सो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की थ्योरी ये कहती है दैट ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल्स आप जो है वो लोगों को डिफरेंट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिविलेजेस असाइन कर देते हो। जैसे प्रीस्ट है, प्रीस्ट क्या है? बेसिकली ही इज सिटिंग विद द स्क्रिप्चर, ठीक है। जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ है, प्रीस्ट उसके पास जाके बैठता है, उसके पोडियम के ऊपर जाके बैठता है,
तो आपने उसको वैसा ही प्रिविलेज जो है वो देना शुरू कर दिया। गॉट द पॉइंट? ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म किया है मिल्स ने, पेरी ने, गिडिन्स ने, और बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो सोसाइटल पावर स्ट्रक्चर्स हैं और जो सोशो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं जो कि इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं, इसने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया है। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पंजाब के अंदर आ जाइए। पंजाब के अंदर जो ब्राह्मण्स हैं, जो कि ट्रेडिशनल ब्राह्मण्स हैं, उनको वो दर्जा नहीं दिया जाता जो मध्य प्रदेश के अंदर दिया जा रहा होगा, या फिर यूपी के अंदर, बिहार के अंदर दिया जा रहा होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अगेन अ फोर्स नेम्ड एज सिखिज्म। ठीक है, सिखिज्म ने जो है वो अगेन उनका जो दर्जा है, जो कि अननेसेसरी उनको ऊपर बैठाया जा रहा था, उनको जो है वो नीचे किया है, उनको समान अंतर किया है। सिमिलरली डोमिनेंट कास्ट का एक फैक्टर है दैट जट्स, जो कि क्षत्रिय के अंदर आते हैं, क्षत्रिय या वैश्य के अंदर आते हैं, वो डोमिनेंट हो चुके हैं, पॉलिटिकली डोमिनेंट हो चुके हैं, इकोनॉमिकली डोमिनेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगेन ब्राह्मण्स को जो है वो रोज नीचे आना पड़ता है। ठीक है, सो आपके पास ये जो है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की थ्योरी है। देन आप जो है यू कैन कंक्लूड। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन नहीं किया है, मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन आपको नहीं भूलना है, कंक्लूड कर लीजिए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबके? कंसेप्ट क्लैरिटी आ गई? आई एम क्वाइट श्योर कि काफ़ी सारे लोगों के कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ हाँ, आंसर्स जो हैं वो चेक होंगे। विल डू सो। और हाँ, एक और चीज़ है, जो भी आंसर्स आप लिखेंगे ट्राई टू राइट इट इन दिस ग्रुप। ठीक है, आंसर ज़्यादा के बाद जो है वो चेक नहीं होंगे। एक दो दिन के अंदर लिख दिए, बहुत बढ़िया है। हफ्ते बाद लिखोगे, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, मैं उन चीज़ों को चेक नहीं करने वाला। ठीक है बेसिकली इस प्रोग्राम का ये एक मकसद है कि आपका डिसिप्लिन बनाया जाए। ठीक है, आपको धक्का लगाया जाए। यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को एवेलुएट कर दूंगा। इस ग्रुप में एवेल कर दीजिए, या आप मुझे पर्सनली भेज दीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इस ग्रुप के अंदर ही भेजने की, बिकॉज अगेन इट विल स्ट्राइक अ डिबेट और इट विल स्ट्राइक अ डिस्कशन। और मैं यही चाहता हूँ कि चीज़ों को आप डिस्कस करें यहाँ पे, कंसेप्ट को डिस्कस करें यहाँ पे। ठीक है सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, चलिए 6 मिनट के अंदर लिखने की इसको कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आई नो आपको कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है उसके बारे में अंदाज़ा होगा, पता होगा। आप सबने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली होगी। ठीक है, अब वो रेडीमेड है सब कुछ। तो जस्ट यू हैव टू राइट। तो आपको जो है ट्राई टू राइट इन 6 और 6.5 मिनट्स। ओके, चलिए।
Okay. So let's discuss it. Write a short note on cultural relativism. तो पहले हमने इंट्रोड्यूस किया बहुत सिंपल से तरीके से, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम करते हैं दैट कल्चरल रिलेटिविज्म इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन एंथ्रोपोलॉजी दैट एम्फसाइजेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल्चर्स विद इन देयर ओन कंटेक्स्ट एंड वैल्यू सिस्टम। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने फ्रांस बोआ की डेफिनेशन लिख दी। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। तो फिर हमने जो है वो कुछ इस तरह से लिख दिया दैट फ्रांस बोआ ऑफन कंसिडर्ड फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, जरूरत नहीं है। डिफाइंड कल्चरल रिलेटिविज्म एज बिलीव दैट ईच कल्चर शुड बी अंडरस्टूड एंड एवेल्युएटेड इन इट्स ओन टर्म्स rather than judged based upon the values and norms of the observer's culture। ठीक है। देखने वाले की कल्चर के हिसाब से उसको जज नहीं करना है। इट शुड बी एवेल्युएटेड एंड अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू देयर ओन टर्म्स, अकॉर्डिंग टू देयर ओन हिस्ट्री। ठीक है, इसीलिए इनके मेथड को हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कहा। ओके। इसके प्रोपोनेंट्स हैं, आपके पास आ जाता है फ्रांस बोआ, ऑब्वियसली सबसे बड़े एडमायरर, रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, हर्स्कोविट्स, एडवर्ड सापीर। ठीक है। तो फ्रांस बोआ और उसकी टीम और उसके जो है वो बच्चे, ये जो है वो इनका हिस्सा बनते हैं। ठीक है। तो फ्रांस बोआ, अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। अलग अलग लोगों की क्या मेथडोलॉजीज रही हैं। फ्रांस बोआ कहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में जाके या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे ऊपर जाके फील्ड वर्क करना है, वहाँ पे एक डिटेल्ड एथनोग्राफिक डेटा की कलेक्शन करनी है। ठीक है। और उनकी जो हिस्ट्री है वो जाननी है। ठीक है। तभी जो है वो, और आपको उनकी लैंग्वेज जाननी है, उनका लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना है, उनका एक होलिस्टिक एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस करके, ये सारी चीज़ें करके आप इवेंचुअली उस पर्टिकुलर कस्टम को या फिर उनके पर्टिकुलर बिहेवियर को समझ पाओगे। ठीक है। सो फ्रांस बोआ, उन्होंने जो एक एडवोकेसी की, इट वाज फॉर एक्सटेंडेड फील्ड वर्क। ठीक है। कलेक्शन ऑफ गुड और क्वालिटेटिव एथनोग्राफिक डेटा, हिस्टोरिकल एनालिसिस, कंपैरेटिव मेथड्स एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस। ठीक है। ये सारे जो हैं वो कीवर्ड्स हैं। ओके। फिर उसके बाद रूथ बेनेडिक्ट आती हैं। रूथ बेनेडिक्ट, उन्होंने एम्प्लॉयड द कन्फिग्रेशनिस्ट अप्रोच। कन्फिग्रेशनिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि किस तरह से लोगों, कैसे जो है वो हर एक कल्चर के अंदर देयर आर सर्टन यूनिक वैल्यूज। जैसे हमारी कल्चर के अंदर गांधीनिज्म की यूनिक वैल्यू है। ठीक है। ये गांधीनिज्म की वैल्यू, ये सत्याग्रह की वैल्यू अमेरिकन कल्चर के अंदर जाके नहीं मिलेगी। ठीक है। वहां पे जाके आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, डिफरेंट कैपिटलिस्ट सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगी। ओके। सो रूथ बेनेडिक्ट एम्प्लॉयड द कॉन्फिगरेशनिस्ट अप्रोच so as to understand the unique patterns or the unique value systems of each and every culture। obviously वो भी एथनोग्राफिक अकाउंट्स को यूटिलाइज करती हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस वो भी करती हैं, और वो भी जो है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंटरप्रेट इस तरह से करती है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो कीवर्ड्स आते हैं दैट इज द कॉन्फिगरेशनिस्ट अप्रोच, जिसके साथ आप एक पर्टिकुलर कल्चर की यूनिक वैल्यूज को समझ सकते हो। देन उसके बाद बात आती है मार्गरेट मीड की। मार्गरेट मीड कंडक्टेड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। ठीक है। इन डेप्थ इंटरव्यूज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और उनका जो बेसिक फोकस रहता है वो रहता है कि किस तरह से जो सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से जो इनकल्चराइजेशन प्रैक्टिसेस हैं या फिर किस तरह से सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स। हर एक कल्चर के अंदर डिफरेंट है, और किस तरह से इन सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस की वजह से लोगों के जो बिलीव्स हैं, लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं, लोगों का जो माइंड मेकअप है,
ठीक है, दैट इज वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज द मार्गरेट मीड। फिर उसके बाद एडवर्ड सापीर आते हैं। एडवर्ड सापीर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द लिंग्विस्टिक एनालिसिस। ठीक है, और किस तरह से ये लैंग्वेज आपके थॉट प्रोसेस को, कल्चरल थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो एडवर्ड सापीर इस चीज़ को समझाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ही डेवलप्ड सापीर वुफ हाइपोथेसिस। ओके, फिर उसके बाद बात आती है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कल्चरल रिलेटिविज्म। अब देखो, इसके अंदर ये नहीं है कि आपको चारों के चारों ही लिखने हैं। फ्रांस बुआ लिख दो, एडवर्ड सापीर लिख दो, काम हो गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कल को अगर कोई सवाल आ जाए कि किस तरह से रूथ बेनेडिक्ट ने कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर स्ट्रेस किया, तो आप उलझो नहीं। अगर ये सवाल आ जाए मार्गरेट मीड ने किस तरह से कल्चर रिलेटिविज्म को सब्सटेंशिएट किया, तो आप कम से कम लिख सको वुफ सापीर हाइपोथेसिस का क्या रिलेशन है कल्चर रिलेटिविज्म के साथ, इस चीज को आप लिख सको। ठीक है, इसका मतलब ये जो सिनॉप्सिस दिए जाएंगे आपको, वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे आंसर लिखना है, रट्टा लगाओ और आंसर लिख दो, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। इसको जितना होलिस्टिकली कवर कर सकता था मैं, वैसे मैंने कवर किया है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूपीएससी राइट आ शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन ही पूछेगी, वो डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बात आती है फीचर्स ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म की। ठीक है, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। सो पहली जो चीज़ है दैट इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, आप कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हो कि सबके कल्चरल प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम्स डिफरेंट हैं। ठीक है, एग्जांपल्स खुद पढ़ते जाना, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी एथनोसेंट्रिक जजमेंट्स हैं उन चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करना, उन चीज़ों को सस्पेंड करना। फिर उसके बाद जो है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को समझना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो जो भी एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके लिए रिलेटिविस्टिक अप्रोच लेके आना। ठीक है, और कल्चर को होलिस्टिकली समझना। ये सारी जो है दे आर ऑल दी फीचर्स ऑफ द कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो मैंने केस स्टडीज़ लिखी हैं। ठीक है, फ्रांस बोआ ने काकतुल इंडियंस के अंदर किस तरह से कल्चरल रिलेटिविज्म का एप्लीकेशन किया। उनकी एथनोग्राफी है, एथनोग्राफी का नाम है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ काकतुल इंडियंस। ठीक है, ये एथनोग्राफी का नाम है। तो एथनोग्राफी के अंदर वो उनकी लैंग्वेज के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, लैंग्वेज को समझते हैं, किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाता है प्रॉपरली। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है रूथ बेनेडिक्ट की। रूथ बेनेडिक्ट अपनी किताब लिखती हैं पैटर्न्स ऑफ कल्चर। पैटर्न ऑफ कल्चर के अंदर जूनी, दोबू और काकतुल सोसाइटीज़ का एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको देखने को मिलता है कि कैसे इन सबके बेसिक ईथोस, बेसिक वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। ठीक है, फिर मार्गरेट मीड आती हैं, कमिंग ऑफ एज इन समोआ। इसके अंदर अगेन सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया जाता है कि कैसे सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस डिफरेंट होने की वजह से इन लोगों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी और जो बाकी समोन्स हैं उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सिमिलरली मोबाइल हर्स्कोविट्स, हर्स्कोविट्स ये किताब लिखते हैं द मिथ ऑफ निग्रेटो पास्ट। उसके अंदर अगेन वो जो है वो जो हमारे प्रिवेलिंग अजम्पशंस हैं अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर्स के बारे में, कि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट लोग हैं। ठीक है, शायद उनका डीएनए ऐसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे अजम्पशंस को वो खारिज करते हैं। वो अफ्रीकन ट्रेडिशंस, जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको स्टडी करते हैं, और कैसे वो ट्रेडिशंस जो हैं वो उन अमेरिकन अफ्रीकन्स के अंदर वो वैल्यूज़ लेके आते हैं, उस चीज़ को वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन एडवर्ड सापीर। एडवर्ड सापीर अपनी किताब लिखते हैं 1921 के अंदर, द इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ स्पीच, जिसके अंदर वो बेसिकली आपके पास लैंग्वेज, कल्चर और कॉग्निशन के बीच में क्या रिलेशन है वो समझाते हैं। और ये सारी चीज़ें, सारी किताबें, सब लोगों ने कल्चरल रिलेटिविज्म को अप्लाई किया है। ठीक है, अब बात आती है
क्या क्रिटिसिज्म है कल्चरल रिलेटिविज्म के। ओके, तो कल्चरल रिलेटिविज्म सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म आता है, सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आता है वो मेल्विन हैरिस से आता है। हैरिस कहते हैं कि आपके पास इनकी एक टेंडेंसी रहती है, ठीक है। हैरिस क्रिटिसाइज कल्चरल रिलेटिविज्म फॉर फोकस ओनली ऑन द यूनिक, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रूथ बेनेडिक्ट हो गई, रूथ बेनेडिक्ट यूनिकनेस को ही फोकस करेंगी, that how Indian civilization or Indian culture it is different for American culture, ठीक है। how Indians they are different from the Europeans, how Indians they are unique। तो हमेशा मेरविन हैरिस ये कहते हैं कि कोई भी कल्चरल रिलेटिविस्ट इंसान आप पकड़ लो, वो हमेशा यूनिकनेस डिफरेंसेस को देखेगा, और उनकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि जो एक जनरलाइज्ड पैटर्न्स हैं पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, वो उन चीज़ों को खारिज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं बन पाती है, कोई एक जनरलाइज्ड साइंटिफिक थ्योरी नहीं बन पाएगी, ठीक है। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म, एंड सबसे बड़ा यही क्रिटिसिज्म है कल्चरल रिलेटिविज्म का। फिर उसके बाद क्लिफर्ड गीट्स, क्लिफर्ड गीट्स खैर सॉरी कल्चरल रिलेटिविज्म को खुद यूज करते हैं, क्लिफर्ड गीट्स ने खुद भी यूज किया है, बट क्लिफर्ड गीट्स फ्रांस बोआ के कल्चरल रिलेटिविज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म बेसिकली जो है वो आपके पास द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म फॉर रिड्यूसिंग द कल्चर टू फिक्स्ड बाउंडेड एंटिटीज, ठीक है, कि कल्चर को इसी तरह से ही स्टडी किया जाना चाहिए। जैसे फ्रांस बोआ कहते हैं कि आप जो है वो आप एक पर्टिकुलर कल्चरल सोसाइटी के अंदर जाओगे, वहाँ पे उनसे उनकी लैंग्वेज सीखिए, उनसे जो है वो उनकी हिस्ट्री के बारे में सीखिए, फिर उसके बाद जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को आप स्टडी करना चाहते हो उनकी हिस्ट्री और उनकी लैंग्वेज के हिसाब से स्टडी कीजिए, ठीक है। सो इस चीज़ को क्लिफर्ड गीट्स बहुत ही सुपरफिशियल और फिक्स्ड मानते हैं। वो कहते हैं कि एक एथनोग्राफर के सामने ऐसी चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए, एथनोग्राफर को एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो वहाँ पे जाए और अपना कंटेक्चुअल एनालिसिस जो है वो कर सके, वहाँ पे जाके लोगों के साथ रहे, बैठे, घुले मिले, और जो भी उसको कोई सोशल एक्शंस मिल रहे हैं, कोई भी सिंबल्स मिल रहे हैं, उन चीज़ों को स्टडी करे, ठीक है, उन चीज़ों को उस दायरे के अंदर रह के इंटरप्रेट करे, जैसे ये बालिनीज कॉक फाइट के अंदर करते हैं। बालिनीज कॉक फाइट देखने से पहले इन्होंने प्रॉपरली उनकी जो जुबान है उसको नहीं सीखा, ठीक है, उनके साथ जाके इन्होंने रहना शुरू कर दिया और ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि वहां पे जाके किस तरह से एक जो मुर्गा है उसका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है, कैसे वो मुर्गा जो है लोगों के साथ इन्होंने बात की कि अच्छा इतना ज़्यादा पालन पोषण क्यों किया जा रहा है, इसको क्यों बादाम खिलाए जा रहे हैं, अपने बच्चे तो आपके घर पे भूखे हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा पावर्टी में जो इतने हाई एंड सप्लीमेंट्स हैं वो मुर्गे को क्यों खिलाए जा रहे हैं। तो लोग इस चीज़ का जवाब देते हैं कि ये जी हमारी मर्दानगी की निशानी है, ठीक है। सो इस चीज़ को वो उठाते हैं। सो इनके पास वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि किस तरह से लोग अपनी दुनिया का सेंस बना रहे हैं, किस तरह से लोग सिंबल्स को स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो क्लिफर्ड गीट्स इस चीज़ को खारिज करते हैं कि एक ये जो आपने फिक्स्ड फॉर्मेट बना दिया ये गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद नैन्सी स्पेंसर ह्यूज, नैन्सी स्पेंसर ह्यूज अगेन कल्चरल रिलेटिविज्म कई बार जो है वो हार्मफुल प्रैक्टिसेस को ओवरलुक कर लेता है, जैसे जेनिटेलिया म्यूटिलेशन, ठीक है। तो एक एथनोग्राफर को ऐसी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की प्रैक्टिसेस हैं उसको सिरे से नकारना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। बट हम ये वहां पे जाके क्या करते हैं, क्योंकि कल्चरल रिलेटिविज्म है, हम वहां पे उनकी जाके हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद हम ये बताना शुरू कर देते हैं कि ये प्रैक्टिस क्यों हो रही है। एंड एट द एंड बेसिकली व्हाट वी सी इज कि जब हम ऐसी इस तरह से स्टडी करते हैं हम एक बहुत हार्मफुल प्रैक्टिस को भी लिजिटिमाइज कर देते हैं, ठीक है।
कल्चरल रिलेटिविज्म बेसिकली क्या कहता है कि आपको किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आपको चीज़ को स्टडी करना है। बट जो कल्चरल प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो चुकी हैं कि वो ह्यूमन राइट्स का खनन कर रही हैं, उसको ऑब्वियसली यू शुड हैव क्रिटिसाइज्ड दैट, बट आप नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो डेरिक फ्रीमैन आते हैं। डेरिक फ्रीमैन का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो मार्गरेट मीड का है। ठीक है, वो अगेन यही कहते हैं दैट द मार्गरेट मीड्स फाउंडिंग दे वर ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर प्री कंसीव्ड नोशंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविस्ट अजम्पशंस। मार्गरेट मीड क्या कहती हैं? मार्गरेट मीड कहते हैं कि मैं समोन्स के अंदर गई और हर एक लड़की का स्वभाव जो है वो बहुत शांत था। डेरिक फ्रीमैन वहां पे जाके रीस्टडी करते हैं। डेरिक फ्रीमैन कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत वहां पे लगी नहीं। हर एक लड़की का स्वभाव जो है वो शांत नहीं था। दिक्कत ये थी कि आप उसी लड़की को देखना चाहती थी जिसका स्वभाव शांत था, क्योंकि आप यूनिकनेस देखना चाहती थी। आप किस तरह से उसको अमेरिकन से अलग प्रूव कर सकती हैं, उस चीज़ को आप देखना चाहती थी। तो डेरिक फ्रीमैन इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। फिर उसके बाद अर्नेस्ट गेलनर हैं। सो गेलनर क्रिटिसाइज कल्चरल रिलेटिविज्म फॉर इट्स टेंडेंसी टू रोमांटिसाइज नॉन वेस्टर्न कल्चर्स। ठीक है, एंड प्रेजेंट देम एज अ स्टैटिक एंड अनचेंजिंग। हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत ही स्टैटिक कल्चर्स हैं, चेंज नहीं होंगी, और हम उनको ओवरली रोमांटिसाइज कर देते हैं। जैसे समोन्स, समोन्स आर ओवरली रोमांटिसाइज्ड। ठीक है, कि वहां पे सब लोग शांत हैं, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है टीनेजर्स को। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली इन इंडिया, नागाज, दे आर, नागा ट्राइब दैट इज ओवरली रोमांटिसाइज्ड। ओरन्स आर ओवरली रोमांटिसाइज्ड। ठीक है, तो रादर देन स्टडिंग द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर, अंडरस्टैंडिंग दैट, आप उन कल्चर्स को ही प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हो, कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हो। आपका काम था पढ़ना, समझना, लेकिन आपका काम अब मीडिया के अंदर आके प्रमोशन करना बन चुका है। ये गेलनर का क्रिटिसिज्म है। ठीक है भाई, आई बिलीव कल्चर रिलेटिविज्म समझ गए आप सब लोग। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को एक बार पढ़ते रहना, समझते रहना। इस क्वेश्चन में से आगे क्वेश्चंस बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट अ शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता जो है वो सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, और क्वेश्चंस हल करना चाहते हो या फिर यहीं पे स्टॉप लगाएं? चलिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम और ज़्यादा स्पीड से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने क्वेश्चन काफ़ी सारे निकाल रखे थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे या फिर इवेंचुअली जो है, आज थोड़ा सा लैग भी आ रहा है, तो कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ। ठीक है, और एक बार इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर रीड कर लेना। ठीक है, कल थोड़ा सा हम ज़्यादा स्पीड रखेंगे इसको, पर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी से हम आंखों के नीचे से उतार लेंगे, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से चीज़ें जो हैं ये रिपीटेड थीम्स हैं। ओके, हाउ मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट? भाई इसका कोई आंसर नहीं है। कितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप मेंशन कर सकते हो? इट अगेन डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल कल्चरल रिलेटिविज्म है, कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर कोर पार्ट में आपके पास फ्रांस बुआ तो आएगा ही आएगा, कि आप उसको मेंशन करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस बुआ लिख के छोड़ दो। फ्रांस बुआ का प्रॉपर जो है काकतुल इंडियंस का जो काम है उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर फ्रांस बुआ ने किस तरह से उसको एडवोकेट किया है वो आपको समझाना पड़ेगा। बाकी ऑप्शनल हो जाते हैं। बाकी एक दो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। दैट इज़ फॉर कल्चरल रिलेटिविज्म, जो आज हमने क्वेश्चन किया है।
ठीक है, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म के अंदर अगेन इट्स ऑप्शनल। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अगर आप नहीं भी लिखना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको गोली नहीं मारने वाला। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने क्वेश्चन किया था सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर में यू हैव टू राइट अबाउट फोर। ठीक है, 3 और 4 आपको लिखने पड़ेंगे समझाने के लिए। बिकॉज अगर सिर्फ आप इमाइल डरकाइम लिख देते हो, या फिर रेड क्लिफ ब्राउन लिख देते हो, या मलिनोस्की लिख देते हो, सो आपका आंसर बहुत ही यूनिडायमेंशनल बन जाएगा। ठीक है, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस फॉर अस। तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 वहां पे लिखने पड़ेंगे, क्लिफिड गीट्स को लिखना पड़ेगा, तो ताकि आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल बन सके। ओके, गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कोई भी डाउट होता है क्लास के रिलेटेड या फिर क्लास के बिना भी, तो आप इस डिस्कशन फोरम डिस्कशन ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, वी ऑर्गेनाइजिंग दिस क्लास मोर ऑफन। ओके, रेगुलरली हम इसको ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, बाकी डाउट सेशंस वगैरह होंगे, दैट अगर तो सही रहता है सब कुछ, विल ऑर्गेनाइज इट। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।